नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू की बागवानी है अच्छी आय का जरिया। अरहर की फसल में लगने वाले कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। नींबू के बाग हमारे राज्य में सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और हमारे जिन किसानों ने नया बाग लगाने के लिए रेखांकन करके गड्ढों की खुदाई कर दी थी, उनके लिए पौधे लगाने के लिए वर्तमान समय उचित चल रहा है। तो आप नींबू की उन्नतशील किस्मों का चयन कर पौधों की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, जैसा कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आपको विदित हो रहा होगा कि पूरे देश में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अति बारिश एवं इसी प्रकार की अन्य पाला पड़ना, सूखा पड़ना, आंधी चलना, तूफान चलना, इस प्रकार की तमाम समस्याएं किसान भाइयों के लिए आती रहती हैं। तो किसान भाई जो परंपरागत खेती में जो फसलें उगाते हैं, उनमें काफ़ी नुकसान इन प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें झेलना पड़ता है। तो किसान भाइयों, मेरा ये सुझाव है कि आप नींबू का बगीचा लगाकर भी एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किसान भाई नींबू का बगीचा लगाने के इच्छुक हैं, उन्हें मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा, जिन्हें आप अपनाकर नवीन नींबू का बगीचा लगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो वैरायटी का जहाँ तक प्रश्न है, 12मासी नींबू, कागजी नींबू, प्रमालिनी, शरबती, साई शरबती इत्यादि अधिक उत्पादन देने वाली नींबू की किस्में हैं। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौधे ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेत को समतल करें और रेखांकन कर पौधों की गड्ढे की खुदाई ग्रीष्म काल में ही आप कर लें। 2 फीट गहरा गड्ढा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा। गड्ढा खोदने के पश्चात तकरीबन 15 दिन की इसमें धूप लगने दें। उसके पश्चात अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से 10 किलो प्रति गड्ढा या बर्मी कंपोस्ट 5 से 6 किलो प्रति गड्ढा, नीम की खली 1 किलो प्रति गड्ढा। अगर आपके खेत में दीमक, टर्माइट का प्रकोप अगर है तो क्लोरपाइरीफास डस्ट 100 ग्राम प्रति गड्ढे की मान से आप जो गड्ढे में भरने के लिए मिश्रण तैयार कर रहे हैं, उनमें ये सब चीज़ें मिला के और गड्ढे को भर दें। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो, वहाँ पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। ध्यान रहे कि पौधा लगाते समय पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नींबू 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और काफ़ी फैलाव लिए नीचे फैलता है। तो इसको रोपित करने के लिए हमें
15 बाई 15 फीट की आवश्यकता होती है। पौधे से पौधे की दूरी भी हम 15 फीट रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी 15 फीट रख सकते हैं। स्वस्थ एवं निरोगी पौधे ही रोपड़ियों से खरीदें और उनको अपने खेतों में रोपित करें। और जितना पौधा हमारी थैली में रोपित है, थैली को पॉलीथीन की जो थैली उसे फाड़ के अलग कर दें, परंतु ध्यान रहे कि जो पिंडी है मिट्टी की वो न फूटे और उस पिंडी को गड्ढे के बीचों बीच रख के फावड़े की मदद से मिट्टी खींच के चारों तरफ से पिंडी को छोड़ के चारों तरफ से मिट्टी को दबा दें और मिट्टी को पौधे के चारों तरफ ऊंचाई तक भर दें, जिससे कि बारिश का जल जो बरसेगा उससे जो मिट्टी नीचे बैठेगी तो पौधे के पास गड्ढा ना बनने पाए। पौधे के पास पानी जब भर जाएगा तो एरेशन नहीं हो पाता, हवा का आवागमन जड़ों के पास नहीं हो पाएगा, तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति ना आने दें। पौधे के चारों तरफ मिट्टी की ऊंचाई कर दें, जिससे पौधे के पास पानी ना रुके और बह के बाहर निकल जाए। इसके पश्चात समय समय पर आप देखेंगे कि अनावश्यक कचरा पौधों के चारों तरफ जो हमने खाद वगैरह डाला है उसके चारों तरफ काफ़ी कचरे उग गए हैं, तो समय समय पर पौधों की निंदाई गुड़ाई भी करते रहें और इन अनावश्यक उगे हुए खरपतवार को पौधे के पास से हटा दें। और इसके पश्चात बारिश के मौसम में आपको सिंचाई करने की इनमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बारिश का जो जल है वो पौधे के लिए पर्याप्त होता है। बारिश के पश्चात हमारे नवीन रोपित पौधों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सितंबर अक्टूबर के महीना आता है, चाहे आप थाले विधि के माध्यम से पौधों की सिंचाई करें या ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें, सर्दियों के मौसम में नवीन रोपित पौधों की 15 दिन के अंतराल से आप सिंचाई निरंतर करते रहें। तो किसान भाइयों, बताए गए तमाम इन उपायों को अपना के आप अपने खेत से नींबू की फसल प्राप्त कर सकते हैं और उससे एक अच्छी उपज प्राप्त करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती प्रदेश के अधिकतर किसान करके कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इस फसल को कीट रोगों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप समय रहते इनकी पहचान करके रोकथाम किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह विशेष अंश। अरहर की दाल सबसे अधिक खाने में प्रयोग की जाती है और इसकी खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। अपने देश में इसकी खेती का वर्तमान में कुल एरिया 5.3 लाख हेक्टेयर है, लेकिन उपज की दर को देखें तो आज कई किसानों को 1 एकड़ एरिया से 30 किलोग्राम से भी कम उपज मिलती है, जबकि इसकी उपज की क्षमता प्रति एकड़ 5 से लेकर 12 कुंतल तक है और इस उपज को लेकर ही किसान अधिक मुनाफा कमा सकता है। और यह उपज पाने के लिए किस्मों का चयन, बुआई का तरीका, पोषक तत्व प्रबंधन और विशेष रूप से फसल सुरक्षा पर ध्यान रखना होगा। यह फसल रोग कीटों से अधिक प्रभावित होती है। इसमें कई रोग लगते हैं और आप जानते हैं अरहर में जब रोग लग जाते हैं तब खड़ी फसल में इनका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक कहावत है कि समस्या आने से पहले ही बचाव करना बेहतर होता है। अरहर में लगने वाले रोगों में ओकठा, झुलसा और बांझपन मुख्य है। इनसे बचाव के उपायों में फसल चक्र अपनाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप उस खेत में अरहर की बुआई बिल्कुल नहीं करें जहां पहले अरहर लगाई गई हो और उसमें ओकठा, झुलसा बीमारी लगी हो। ऐसे खेतों में 3 से 4 वर्षों का अंतर देकर ही अरहर की बुआई करें। कई किस्मों का विकास हुआ है जिनमें ओकठा आने की संभावना बहुत कम रहती है।
ऐसी किस्मों को लगाएं। उकठा और झुलसा आने के मुख्य कारणों में खेत में जल जमाव है, इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें। अरहर के साथ अंतवर्ती फसल ज्वार लेने से भी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। ज्वार के अलावा मक्का, सोयाबीन या मूंगफली की भी फसल ले सकते हैं। बीमारियों से बचाव में मिट्टी और बीज उपचार का भी बड़ा योगदान होता है, इसलिए बीज और मिट्टी को फफूंदनाशकों से उपचारित करके ही बुआई करें। बीज और मिट्टी को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा दवा का प्रयोग करें। मिट्टी उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा बेहतर रहता है। अरहर फसल की अगली बीमारी है बांझपन। इसमें पौधे पीलापन लिए हुए झाड़ीनुमा हो जाते हैं, पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, शाखाएं अधिक बढ़ने लगती हैं और फूल और फलियां नहीं लगती हैं। इस बीमारी को फैलाने का काम एक माइट करता है। इस रोग की अधिकता के कारण 75% तक उत्पादन में कमी देखी गई है। यह रोग फसल में न आए, इसके लिए खेत की सफाई रखें। कई ऐसी किस्मों का विकास हुआ है जिसमें बांझपन की समस्या नहीं आती है। कीट भी इस फसल के बहुत बड़े शत्रु हैं। इन कीटों में फली बेधक, फली मक्खी, पत्ती लपेटक और सेमी लूपर जैसे और कई कीट हैं। इनमें से फली बेधक और फली मक्खी सबसे अधिक नुकसान करते हैं। तो इनसे फसल को बचाने के लिए सबसे पहला कदम है गर्मी में खेत की गहरी जुताई। ऐसा करने से कीट तो नष्ट होंगे ही, बीमारियों के बीजाणु भी नष्ट हो जाते हैं और भी कई लाभ होते हैं। कीट रोधी किस्मों का चुनाव करें। देर से बुआई करने पर भी कीटों का प्रकोप अधिक होता है। फसल बहुत घना होने पर भी कीटों का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए उचित दूरी पर ही बुआई करें। फसल में खरपतवार नहीं बढ़ने दें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। कीटों को कंट्रोल करने के अन्य तरीकों में आप ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। फली बेधक के वयस्क नर को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वयस्क नर फंसकर नष्ट हो जाते हैं और इनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। और इस ट्रैप का प्रयोग फूल आते समय करना होता है। अगर फसल में पक्षियों के बैठने की जगह बना दी जाए तो भी पक्षियों द्वारा कीटों का शिकार कर लिया जाता है। ये पक्षी सभी तरह के उड़ने वाले कीटों को खाते हैं। अगर किसी किसान ने कीट और रोगों से बचाव के उपायों को सही ढंग से नहीं अपनाया है और खड़ी फसल पर कीट बीमारियों का प्रकोप हो जाता है या मौसम में उतार चढ़ाव से कीट रोगों की समस्या आ जाती है, उकठा की अगर बात करें तो खड़ी फसल में इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अंगमारी यानी स्टेम ब्लाइट बीमारी लगी है तो शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही ऐसे पौधों को निकालकर जला दें या मिट्टी में गाड़ दें। उसके बाद मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का मिश्रण जो बाजार में कई नामों से उपलब्ध हैं, इस दवा को 300 से 400 ग्राम 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। 15 दिन के बाद दोबारा छिड़काव भी जरूर करें। दवा के साथ चिपकने वाले पदार्थ जैसे साबुन, शैम्पू या गुड़ जरूर मिलाएं। अगली बीमारी है बांझपन। तो जैसा कि यह बीमारी माइट से फैलती है, जिसे खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। अगर इसे आप कंट्रोल कर लेंगे तो बांझपन बीमारी फसल में आएगी ही नहीं। जब आपकी फसल 40 दिन के आसपास की हो तब माइट के नियंत्रण के लिए कई दवाएं आती हैं, जिसमें से घुलनशील गंधक का स्प्रे किया जा सकता है। इसका स्प्रे करते समय यह ध्यान रखें कि मौसम ठंडा हो। मौसम गर्म है तो उस दशा में आप प्रोपरगाइट या डाइफेंथ्यूरान का स्प्रे करें। 15 से 20 दिन बाद दोबारा स्प्रे करें। लेकिन अगर आपने किसी दवा का प्रयोग शुरू में नहीं किया है तो शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही ऐसे पौधों को खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। फिर इन्हीं कीटनाशकों का छिड़काव करें, जिससे यह माइट इस बीमारी को फैलाए नहीं और फसल स्वस्थ बनी रहे। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मक्के की
खेती हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई करते हैं और प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से की थी उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इस फसल में अंकुरण के बाद से ही कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिनका नियंत्रण सही समय पर नहीं किया गया तो ये कीट रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप किस प्रकार से करें इन रोग और कीटों की रोकथाम, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार वर्डवाल। मक्का में लगने वाले बीमारी तथा कीटों के प्रकोप के बारे में जानकारी दे रहा हूं और इसके कैसे हम लोग रोकथाम करेंगे इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बताना चाहें किसान भाई, जनरली मक्का में 25 से 30 दिन के बाद में खास करके हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं। इससे ऐसा देखा जाता है कि कीड़ा का प्रकोप जैसे तनाछेदक कीड़ा, स्वार्मिंग कैटरपिलर, ये सब कीड़ा का प्रकोप बाद में दिखाई पड़ता है। खास करके जब पौधा 50-60 दिन का हो जाता है उसमें इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तनाछेदक कीड़ा जनरली क्या होता है, पौधा का जो ऊपर का जो भाग होता है जहाँ से जो नया पत्ता निकलता है उसमें देखा जाता है, खास करके अटैक होता है और वो पूर्ण रूप से खा करके ख़त्म करता है, जिससे कारण पौधा में ठीक से बढ़वार हो नहीं पाता है। अंततः उपज जो मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा किसान को हानि होती है। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। जो दानेदार दवाई है जो मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो फिराडोन हो चाहे एक्तारा हो, यदि जड़ के पास में थोड़ा सा दवा डाल करके उसी समय में मिट्टी चढ़ावें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कीड़ा का प्रकोप बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से स्वार्मिंग कैटरपिलर भी देखा जाता है जब 50 से 60 दिन का होता है वो पौधा में अटैक करता है। उस समय देखा जाता है कि किसान भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। खास करके अगस्त महीने में या सितंबर के फर्स्ट वीक में बहुत जोर से बारिश होती है। उस समय कीड़ा का प्रकोप खास करके मक्का में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरा एक सुझाव होगा, जब मिट्टी चढ़ाने की समय होती है तो उस समय दानेदार दवा जड़ के पास में डाल करके तब मिट्टी को चढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में एक्तारा, फिराडोन नामक दानेदार दवा मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि दानेदार दवा डालेंगे जड़ के पास में तो बहुत हद तक कीड़ा का प्रकोप को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। इसके अलावा खास करके कुछ बीमारियां भी लगती है जो देखा जाता है कि 50-60 दिन के जो अवस्था होता है पौधा का, उसमें इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से जो खास करके लगता है जिसको हम लोग मेडिस लीफ ब्लाइट या टर्सिकम लीफ ब्लाइट कहते हैं, ये 2 रोग खास करके देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि मेडिस लीफ ब्लाइट का प्रकोप खरीफ के मौसम में ज़्यादा होता है, जबकि टर्सिकम लीफ ब्लाइट का प्रकोप वास्तव में खरीफ में होता है लेकिन रबी मक्का में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मेडिस लीफ ब्लाइट हो या टर्सिकम लीफ ब्लाइट हो, दोनों में क्या होता है, पत्ता में धब्बा बनता है। ये धब्बा जैसे लगेगा सबसे छोटा छोटा सा
सफ़ेद नुमा जो बाद में भूरा हो जाता है, और बहुत सा पत्ता में जो धब्बा आपस में मिल करके पत्ता का हरे भाग को ख़त्म कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश क्रिया कम हो जाती है और अंततः पौधा में जो ठीक से दाना बनना चाहिए, जो ठीक से कॉप बनना चाहिए, वो ठीक से बन नहीं पाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मेडिस लीफ ब्लाइट हो या टर्सिकम लीफ ब्लाइट हो, मेडिस लीफ ब्लाइट में पत्ता का जो धब्बा होता है छोटा छोटा होता है, जबकि टर्सिकम लीफ ब्लाइट में पत्ता का धब्बा बड़ा बड़ा होता है। तो किसान भाई, मेडिस हो या टर्सिकम लीफ ब्लाइट हो, दोनों धब्बा रोग जो खास करके है, इसको मंकोजेब नामक दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर निश्चित रूप से बीमारी को रोका जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम किशनपुरा, जिला अजमेर के महपाल सिंह ने। आपने मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोटाइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। श्यामवर रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदु नुमा रोग जनक की संरचनाएं बनती है। अब सबसे रही बात की जो है ये बीमारी हर साल आती है, तो आपको सबसे पहले है कि सही बीज, स्वस्थ बीज का चुनाव करना है। दूसरी बात है कि बीज उपचार करके ही लगाना है। बीज उपचार के लिए आपको दवा बताए कि कार्बेंडाजिम और प्लस या कार्बोक्जिन, ये दोनों में से कोई दवा उसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार कर लेते हैं। उपचार करने के बाद ही उसको लगाएं। अब जब रही की बात, जब बीमारियां जब आना शुरू हुई, तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े, उस समय आपको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। बहुत सारी दवा जो है आप कार्बेंडाजिम भी डाल सकते हैं और मैनकोजेब भी अलग अलग से डाल सकते हैं, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई, जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल